क्लास 11th। आज हम स्टार्ट करेंगे बायो का चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यानी जो भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यानी अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑफ द एनिमल किंगडम। यानी अभी आगे के चैप्टर्स में हमने बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं जो यूनिसेल्युलर भी थे यानी वन सेल वाले, और मल्टीसेल्युलर भी थे यानी बहुत सारे सेल्स वाले। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म all the functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell। यानी यूनी मतलब होता है वन, तो जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जितने भी हमारे नॉर्मल फंक्शंस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब सिंगल सेल के थ्रू होते हैं। यानी सिर्फ एक सेल होता है बॉडी का जो ये काम करता है। उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है। अब अगर बात करें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेल्युलर एनिमल्स की, जैसे हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। तो जो सेम बेसिक फंक्शंस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो हमारी बॉडी में अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इसी हिसाब से बहुत सारे सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, और हर किसी सेल का अपना अपना एक काम होता है जिसे वो एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, यानी अगर हाइड्रा की बात करें तो वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल की बनी होती है, और नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स, यानी थाउजेंड्स में ये संख्या हो सकती है। द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। यानी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत बिलियंस सेल से बनी होती है जो अलग अलग फंक्शन करने का काम करती है। ये सारे सेल एक साथ कैसे काम करते हैं तो पढ़ेंगे। इन मल्टी सेल्युलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function, such an organization is called tissue। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जिसे हम यहाँ साइड में लिखेंगे। अगर पूछेंगे व्हाट इज़ अ टिश्यू, तो टिश्यू क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ है कि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी जब एक जैसे सेल का ग्रुप कुछ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस के साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को करता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं टिश्यू। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। यानी जितना भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हो उसके पास सिर्फ 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं। ये टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में, जिससे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे स्टमक, लंग, हार्ट और किडनी। और जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर एक कॉमन फंक्शन करते हैं, फिजिकल और केमिकल इंटरैक्शन करते हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। यानी जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम है, आपस में काम बांट लेते हैं। काम बांटने से हमारी बॉडी का सर्वाइवल बढ़ जाता है। तो ये वाले पैराग्राफ में से हमें एक क्वेश्चन मिला जो ये था। इस वाले पैराग्राफ में से काम की चीज़ है जो मैं साइड में लिख रही हूँ कि सेल मिलाकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन जैसे कि लीवर, स्टमक, और ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो उसमें नोज़ आ जाती है, लंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, ये सब। ठीक है, तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली हमारी बॉडी बन जाती है। तो इस वाले पैराग्राफ में से ये काम की चीज़ है। अब हम आते हैं एनिमल टिश्यूज़ पे। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी कैसा स्ट्रक्चर रहेगा ये उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। देयरफॉर द टिश्यूज़ आर डिफरेंट, अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और न्यूरल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथीलियम।
ठीक है, जिसे एपिथेलियम बोला जाता है। इस टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है। फ्री सरफेस यानी या तो ये बॉडी फ्लूइड की तरफ इसका मुंह होता है या फिर इन्वायरमेंट की तरफ। जैसे कि हमारी स्किन, हमारी जो स्किन होती है इसका फेस किसकी तरफ है, हमारे इन्वायरमेंट की तरफ, यानी बाहर की तरफ खुला हुआ है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें कवरिंग प्रोवाइड करता है या लाइनिंग प्रोवाइड करता है किसी बॉडी पार्ट के लिए। जैसे हमारी पूरी बॉडी के लिए कवरिंग कौन प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन प्रोवाइड करती है। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी जो सेल्स होते हैं उनके बीच का गैप बहुत कम होता है, अंदर उनमें गैप नहीं होता और वो बहुत पास पास टाइटली पैक्ड होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू को हम 2 टाइप से डिवाइड करेंगे। पहला होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर से बना होता है जो बॉडी कैविटी को लाइन करने का काम करता है, डक्ट्स को लाइन करता है या ट्यूब्स को लाइन करता है। और जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होते हैं और उसका फंक्शन प्रोटेक्टिव होता है, जैसे कि हमारी स्किन। तो कोई हमसे पूछेगा हमारी स्किन किस टाइप के टिश्यू का एग्जाम्पल है, तो वो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का एग्जाम्पल होता है। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में अगर हम देखें तो सिंपल एपिथेलियम जो है वो 3 टाइप की होती है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलम्नार। अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू 2 में डिवाइड होता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का काम होता है प्रोवाइड कवरिंग, कंपाउंड का काम होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कंपाउंड का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्किन जो हमें दिखता है। अब आगे इसमें बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अगर हम देखें तो सिंपल आगे जाके 3 टाइप का होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलम्नार। तो इस टाइप से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। अब देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम सिंगल थिन लेयर की बनी होती है, इसके सेल्स फ्लैट होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है, इसके सेल्स चपटे हैं, फ्लैट हैं। कहाँ कहाँ ये मिलेगी ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये मिलती है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में, और किस टाइप के फंक्शन में इन्वॉल्व होती है, जैसे फॉर्मिंग और डिफ्यूजन बाउंड्री। तो हमें क्या पता चला जब हम स्क्वैमस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चला कि ये सिंगल थिन लेयर की बनी होती है। ठीक है, फ्लैट सेल्स होते हैं इसके। कहाँ कहाँ मिलती है, फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। क्या काम करती है, फॉर्म्स अ डिफ्यूजन बाउंड्री। इसका काम क्या है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना, डिफ्यूजन बाउंड्री बना के रखना। लंग्स में डिफ्यूजन होता है एयर का जो हम ब्रीथ करते हैं, तो ये उसमें हेल्प करती है। फिर हम आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे। ये भी सिंगल लेयर की बनी होती है और जैसा कि इसके नाम में क्यूब है तो इसके सेल्स भी क्यूब के जैसे होते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलेगी, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी, और इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्क्वैमस, अब हम दूसरी पर आते हैं, वो थी क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल भी है, सिंगल लेयर ही होंगी सारी, क्योंकि हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, एक बार फिर से हम देखें अगर, तो हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू में 2 थे, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जो सिंगल लेयर के बने होते हैं, कंपाउंड जो 1 या 2 लेयर्स के बने होते हैं, जिसमें ज़्यादा लेयर्स होती हैं। तो सिंपल के हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलम्नार आते हैं। तो हमने स्क्वैमस देखा जो सिंगल और फ्लैट सेल्स की है, ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स में मिलती है और डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का काम करती है। क्यूबॉइडल भी सिंगल है और इसके नाम में क्यूब है, इसलिए इसके सेल्स जो है वो क्यूब लाइक सेल्स हैं। कहाँ कहाँ मिलेगी, ये मिलती है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में एंड ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है,
ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में मिलता है। इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके दो मेन फंक्शन है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करवाना। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई, यानी जो पीसीटी होता है हमारी किडनी का, हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में, उसके पास छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें माइक्रोविलाई बोला जाता है। फिर हम आते हैं कॉलमनार एपिथेलियम पे। ये इसके जो सेल्स होते हैं वो टॉल या स्लेंडर जैसे होते हैं। इस पर भी नाम में कॉलम आता है और कॉलम हमेशा बड़े बड़े होते हैं। तो जो इसके सेल्स हैं वो बड़े सेल्स होंगे, टॉल होंगे, स्लेंडर होंगे। इनका न्यूक्लियाई बेस में लोकेटेड होता है, जो न्यूक्लियस रहता है। इसके फ्री सरफेस में भी माइक्रोविलाई होता है। ये देख रहे हैं माइक्रोविलाई, ये इसके सेल में प्रेजेंट होते हैं जो फ्री सरफेस है यहाँ पर। दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। If columnar or cuboidal bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. और अगर इनके सर्फेसेस पे ऐसे ही सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो हम उसे सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। और उसका फंक्शन होता है पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना। ठीक है, ये मेनली प्रेजेंट होते हैं इनर सरफेस पे, जैसे ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब के। सीलिया ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है जो इधर आता है यहाँ पर, तो वो उसे इस तरीके के मूवमेंट से आगे की तरफ को पुश कर देते हैं। तो हमने क्यूबॉइडल के बाद पढ़ा है कॉलमनार, तो हम नीचे लिख लेंगे। जो लास्ट टाइप की सिंपल एपिथेलियम है वो है कॉलमनार। और जैसा कि हमको पता है कि ये भी सिंगल है क्योंकि हम सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं, और कॉलमनार टॉल सेल्स की बनी हुई है। इनका न्यूक्लियाई बेस में लोकेटेड है और इसके सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइक्रोविलाई प्रेजेंट। कहाँ मिलेगा? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कहाँ मिलेगा? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और इसका भी काम सेम होता है क्यूबॉइडल के जैसा, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। हम वैसे देख सकते हैं, जैसे स्क्वैमस है, हमने पढ़ा है कि ब्लड वेसल्स और लंग्स में मिलती है, तो इनका मेनली काम होता है डिफ्यूजन करवाना, इसलिए ये टाइप के जो सेल्स हैं वो डिफ्यूजन करवाएंगे। फिर अगर हम देखें तो ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट थी। ग्लैंड्स का यूजुअली काम होता है किसी ना किसी चीज़ को सिक्रीट करना, तो इसका मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन हुआ। वैसे ही स्टमक में देखें और इंटेस्टाइन में देखें तो इसका मेन फंक्शन भी होता है एब्जॉर्प्शन करना और सिक्रीशन करना। स्टमक हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और साथ में जो एसिड्स होते हैं उनको रिलीज़ करती रहती है, तो हम इसका भी काम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का हो गया। और अगर इनमें सीलिया प्रेजेंट है तो ये सीलिएटेड कहलाएंगी। जो भी हमको किसी पैराग्राफ में से इम्पॉर्टेंट लगता है, जब हम उसे साइड में लिख लेते हैं, तो जब हम ये चैप्टर दोबारा से रिपीट करते हैं तो हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हमें पता होता है कि इसके साथ में जो लिखा हुआ है यही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो उसे हम ऑलरेडी अगर साइड में लिखते जाते हैं तो ये काम हो जाता है। या आपको नोट्स बनाने की आदत है तो और अच्छी बात है, वो बुक में आप अलग से कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम देखें अगर, तो कुछ कॉलमनार या क्यूबॉइडल सेल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सिक्रीशन के लिए बने रहते हैं, जिन्हें हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम दो टाइप की होती है, यूनिसेल्यूलर जिसमें आइसोलेटेड ग्लैंड्यूलर सेल्स होते हैं जैसे गॉबलेट सेल्स, और मल्टीसेल्यूलर जिसमें बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको भी कि ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम क्या होती है? स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। यहाँ से सिक्रीशन का काम होता है, स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम दो टाइप की होती है, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल, मल्टीसेल्यूलर का एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड्स। इसे यूनिसेल्यूलर बोला गया है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एक ही सेल होगा और इसमें एक से ज़्यादा सेल्स होंगे। अब इस बेसिस पर कि अपना सिक्रीशन कहाँ पर रिलीज़ करते हैं, ग्लैंड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड।
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली डक्ट्स के थ्रू या ट्यूब्स के थ्रू जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम यहाँ लिख देते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन में से निकलने वाली क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा म्यूकस या हमारे माउथ में से निकलने वाली सलाइवा, या हमारे ईयर के अंदर से जो भी मटेरियल निकलता है जिसे हम ईयर वैक्स बोलते हैं, या फिर जो ऑयल हमारे लगातार निकलता रहता है, जैसे स्किन ऑयली होती है तो हमारी स्किन पर ऑयल दिखने लग जाता है, या मिल्क का सिक्रीशन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाता है। तो क्या क्या हम एक्सोक्राइन में पढ़ेंगे, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क। फिर अगर देखें हम एंडोक्राइन के लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई भी डक्ट्स नहीं होती है, ये डक्टलेस होते हैं, इनके पास डक्ट्स नहीं होंगी। इनके प्रोडक्ट्स को हम हार्मोन्स बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन चैप्टर में, और ये डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है, फ्लूइड बाथिंग इन द ग्लैंड्स, जो भी फ्लूइड है उसमें डायरेक्टली चले जाएंगे। तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सिंपल एपिथेलियम के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट कवर करा है, सिंपल, जो कवरिंग प्रोवाइड करता है, और इसमें 3 टाइप की चीज़ें हमने पढ़ ली, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमनार, और 2 चीज़ें हमने और पढ़ी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो ये एक या एक से ज़्यादा लेयर से बनी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, और इसका काम सिर्फ यही होता है कि ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। इनका मेन फंक्शन होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट। जैसे कि हमने पढ़ा हमारी स्किन, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, और जो हमारे माउथ के अंदर कैविटी है उसे कवर करती है, अंदर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है उसे कवर करती है। तो इनका काम मेनली प्रोटेक्शन का होता है। जैसे हमारी जो स्किन है वो हमारा पूरा प्रोटेक्शन हमको देती है। अगर हमारी स्किन नहीं होती तो डायरेक्टली हमारे अंदर की चीज़ें बाहर एक्सपोज हो जाती, और अगर चीज़ें एक्सपोज हो जाती तो उनमें बैक्टीरिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑल सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंट्रासेल्युलर मटेरियल। सारे सेल्स आपस में जुड़े होते हैं कुछ थोड़े से इंटरसेल्युलर मटेरियल के थ्रू। सारे एनिमल टिश्यूज़ में एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल। 3 टाइप के सेल जंक्शंस मिलते हैं एपिथेलियम और टिश्यूज़ में, जिन्हें कहा जाता है टाइट, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन। यानी 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। तो हम यहाँ लिख लेंगे टाइट जंक्शन के बारे में, एडहेरिंग जंक्शन के बारे में और गैप जंक्शन के बारे में। सबसे पहले टाइट के बारे में देखें तो ये स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, इनका काम होता है, मान लीजिए अगर बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़े हुए हैं और ये उसे जोड़ के रखता है, तो इनके अगर अंदर कोई सब्सटेंस है तो वो लीक करके बाहर नहीं आ पाता, ये उसे रोक देते हैं। एडहेरिंग जंक्शन, ये सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जैसे कि सीमेंटिंग वर्ड आया है तो सीमेंट का काम क्या होता है, जोड़ कर रखना। तो सीमेंट करता है ये आपस के जो सेल्स रहते हैं, ठीक है, आसपास के जो सेल्स हैं उन्हें जोड़ कर रखने का काम एडहेरिंग जंक्शन का होता है। गैप जंक्शन का काम क्या होता है, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो ये अलाउ करता है सेल्स को कम्युनिकेट करने में, यानी आपस में थोड़ी बहुत बातचीत। अब सेल्स की बातचीत कैसे होगी, सब्सटेंसेस ट्रांसफ़र करने में। बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल, इनकी बातचीत किस तरीके की होगी, ये आयंस का ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जाने में, और कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स को भी जाने में हेल्प करेगा। तो ये 3 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल्स को आपस में रखते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस को इधर से उधर अगर जाना है तो उसमें हेल्प करते हैं। टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन।